तो बिल्कुल देखिए, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। कल पता चल जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का किंग कौन है। जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, जनता ने किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। कल का इंतजार और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अतुल जुड़े हुए हैं भोपाल से। इसके अलावा हम अगर बात करें रायपुर की तो वहां से अंकुश जुड़े हैं, ग्वालियर से विनोद जुड़े हैं। सबसे पहले अतुल, आपका रुख करते हुए, जाहिर तौर पर जो एग्जिट पोल का जो प्रोजेक्शन सामने आया, बीजेपी को एज मिलती हुई नजर आई और उसके बाद से बीजेपी के नेताओं का एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। तमाम नेता दावे कर रहे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जीत का दावा सभी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 5वीं बार सत्ता में बीजेपी आ रही है। हालांकि देखिए, हमें दोनों ही दल को समझना होगा और दोनों ही दल की रणनीति और दावों को समझते हुए आगे बात करनी होगी, क्योंकि देखिए, कमलनाथ का भी बयान आता है, उनका यह कहना है कि कल इस वक्त तक सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी और उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ क्या। और बीजेपी में हमने सुना ही अभी किस तरीके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इस बार का चुनाव काफी अलग रहा और अलग इसलिए भी रहा क्योंकि देखिए, हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस ने बुनियादी जो मुद्दे हैं उसको छोड़ा और उसके साथ दूसरे मुद्दे यानी कि जो रेवड़ियां बांटी उसके ऊपर पूरा जो है मुद्दे बनाए और उसके साथ चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि वोटर्स भी काफी इस बात समझदार थे और जिस तरीके से एक साइलेंट वोट में थे तो उनका मिजाज भापना कि आखिर वोटर्स चाहता क्या है, किस पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लेकिन देखिए, इन सब में अगर हमने देखा तो ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से वोटिंग हुई, वो वोटिंग कहीं ना कहीं ये बता रही है कि मध्य प्रदेश के किसान जो थे वो भी एक अपनी विचार के साथ चल रहे थे, एक रणनीति के साथ चल रहे थे और ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से वोटिंग सामने निकल के आई वो कहीं ना कहीं सियासी दलों की धड़कन बढ़ा रही है, क्योंकि फायदा आखिर किस दल को हुआ। हालांकि देखिए, बीजेपी जिस तरीके से दावा कर रही है कि वो सरकार बना रही है, तो किसान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग योजनाएं चलाई उसको लेकर बीजेपी का ये मत है कि तमाम जो किसान है, जो ग्रामीण अंचल है, वो उनके साथ आया। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें तो कांग्रेस जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं की हम बात करें, कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, अरुण यादव को हमने देखा काफी ग्रामीण अंचलों में वो गए, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, उन्होंने भी काफी ग्रामीण गांव की तरफ ज्यादा उनका जो है रुख रहा। हालांकि अपनी विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में हमने जिस तरीके से देखा था कि वो ज्यादा सक्रिय रहे थे, तो उनका भी यही मत था कि जिस तरीके से किसान कर्ज माफी की बात कांग्रेस कर रही है या किसानों के बिजली मुफ्त की जो बात कर रही है, इसलिए ग्रामीण अंचलों में वोटिंग परसेंट ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें, देखिए कि आखिर किसानों ने, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर यूरिया की कमी रही या तमाम जो दूसरे जो किसान नष्ट हुई, जो किसान कहीं ना कहीं ओलावृष्टि है इसकी वजह से बर्बाद हुई, तो उसके मुआवजे को लेकर जिस तरीके से किसानों के अंदर एक बड़ा रोष हमने इस समय देखा था, तो वो भी कहीं ना कहीं काउंट करने वाली स्थिति है, उसको भी समझने वाली स्थिति है। उसके साथ अगर हम शहरी इलाकों में देखिए इस बार हमने चुनाव जो देखे वो समझने की कोशिश करी। देखिए, इसको क्या सही रहा या क्या गलत हमारा आंकड़ा रहा, उसके लिए हमें पास 24 घंटे से भी कम का समय है। लगभग कल देर दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के राजा यानी कि मतदाताओं ने किसको अपना मत दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात तो स्पष्ट है कि शहरी इलाकों में लाडली बहना योजना दिया है। लौटती हूँ मैं अतुल आपके पास, ग्वालियर का रुख करते हैं विनोद। ग्वालियर अहम इसलिए इस बार क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हैं और एक तरह से एक परीक्षा है यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कि अगर बीजेपी को ग्वालियर में बढ़त मिलती हुई दिखती है या फिर बीजेपी को घाटा होता हुआ दिखता है। सभी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा रोल होगा और उससे ये तय होगा कि बीजेपी में कितना कद ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2018 के विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को उस समय 34 में से 26 सीटें मिली थी। उसके बाद उपचुनाव हुआ तो भी काफी हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी ताकत लगाई उन सीटों पर, कुछ जीते कुछ हारे। और अब 2023 में वो भारतीय जनता पार्टी में है तो उनकी एक बार फिर से कोशिश है कि जैसी जीत कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस को मिली थी, शायद बीजेपी को वे दिल बांधे। लेकिन इस बार का चुनाव काफी कड़ा मुकाबले में नजर आ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ उतरी, अलग अलग रीजन में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ग्वालियर चंबल अंचल काफी अहम हो गया है, क्योंकि 2018 में बड़ी जीत कांग्रेस को यहाँ से मिली थी और यहीं से सरकार बनी।
अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार ग्वालियर चंबल अंचल पर उनकी नजर बनी हुई है। मैं इस समय ग्वालियर के उसी मतगणना स्थल पर हूँ जहां कल लगभग इस समय तक काफी कुछ तस्वीर हमें नजर आने लगेगी कि मध्य प्रदेश में कौन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये MLB कॉलेज का वो काउंटिंग स्टेशन है जहां ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों का फैसला होना है। और उसमें काफी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 6 की 6 सीटों पर पूर्व मंत्री या मंत्री चुनाव मैदान में है, जिसमें तमाम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी हैं। इनकी किस्मत का फैसला कल होगा, कौन जीतता है, इनमें कौन रहता है और उसके बाद मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अगर बात करूं तो चुनाव की तैयारियों को लेकर तो मेरे साथ ग्वालियर के जनसंपर्क अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। मधु सोलापुरकर जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि लगभग सभी स्टाफ आ गया, पूरी रिहर्सल फाइनल चल रही है, अभी कितना कुछ और वक्त लगेगा जब पूरा समय आपको निश्चित हो जाएगा कि कितनी देर में पहला रुझान आ पाएगा? आज जो दरअसल मतदान दलों की जो उनकी ट्रेनिंग भी है और फाइनल रिहर्सल भी है, तो आज पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से काउंटिंग कल होना उसी की आज रिहर्सल चल रही है। 1 आध घंटे में रिहर्सल पूरी हो जाएगी। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने और SP साहब ने भ्रमण करके कई बार ब्रीफ भी किया है कि यहाँ सुरक्षा के और मतगणना के सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, तो लगता है 11 साढ़े 11 बजे तक रुझान आना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, लगभग सभी 6 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो क्या EVM जो अंदर पहुंचाई जा रही है उन सबका रास्ता अलग अलग बनाया गया है? नहीं, 2 रास्ते बनाए गए हैं। 3 विधानसभाओं की EVM एक रास्ते से जाएगी और 3 विधानसभाओं की EVM दूसरे रास्ते से जाएगी। उसके लिए पूरा शेड कवर करके बनाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके लिए पर्याप्त कर्मचारी और लगाए गए, सुरक्षा बल भी लगाया गया है, जो निरंतर अपनी वोटिंग मशीनें वहां तक टेबल तक पहुंचाएंगे और कार्य सुचारू रूप से चलेगा। बिल्कुल, देखिए कार्य सुचारू रूप से चलेगा क्योंकि पूरा एक जो तैयारी होती है वो ग्वालियर में पूरी हो चुकी है। अब फाइनल रिहर्सल के बाद कल जब काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे हमें रुझान भी मिलने लगे हैं कि बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बनता है प्रदेश में और कांग्रेस क्या वाकई में इस बार फिर से एक बार अपनी वापसी कर पाती है कि नहीं। बिल्कुल विनोद, और वो कल ही पता चलेगा कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना प्रभाव ग्वालियर चंबल इलाके में देखने को मिलता है। आप बने रहिए, लौटती हूं मैं आपके पास। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। रायपुर से अंकुश लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। अंकुश, जिस तरीके से हमने 2018 में देखा था कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी, एग्जिट पोल में जो प्रोजेक्शन सामने आए हैं कांग्रेस की सरकार बनती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन उतनी प्रचंड बहुमत, उतनी अच्छी जीत नहीं मिल पा रही है। क्या वजह इसके पीछे और बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया होगा कि बीजेपी को इस बार बढ़त मिलती हुई दिख रही है पिछले मुकाबले? देखिए, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें स्वाभाविक तौर पर जो जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल में, उसमें यही स्पष्ट कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मेहनत की है। कांग्रेस पार्टी अपनी 75 पार का नारा लेकर चल रही थी और 75 पार का नारा लेने के बावजूद भी अगर 40 से 50 और 55 के आसपास तक उनको सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी की मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे उसमें बीजेपी एकदम से 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब 15 से अगर 40-45 के आसपास भी अगर वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है तो स्वाभाविक है बीजेपी की मेहनत का असर जो है कहीं ना कहीं इस मतदान पर होता हुआ दिखाई दिया है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर अब 3 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है। कल सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसका पलड़ा भारी रहा और कौन सी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की, कौन सी पार्टी के ज्यादातर विधायक जीतकर आए हैं। ये फैसला जो है जनता ने सुना दिया था। फैसला ऐलान जो है वो कल 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे से रायपुर समेत पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में होना शुरू होगा। अब अगर बात करें कि बीजेपी के आगे बढ़ने का कारण क्या रहा है और कांग्रेस का थोड़ा सा पिछड़ने का कारण क्या रहा है, बीजेपी के अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो करीब 1.5 साल पहले से केंद्रीय नेताओं ने बीजेपी में डेरा डालना शुरू कर दिया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ की कमान संभाली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआती दौर में पहले बैठकों का सिलसिला चला। बैठकों में ये तय करने की कोशिश की गई कि आगे की रणनीति क्या होगी। रणनीति के तहत सबसे पहले टिकट वितरण को लेकर बातचीत हुई कि किसको टिकट दिया जा सकता है, किसको टिकट नहीं दिया जा सकता, कौन ऐसा जिताऊ कैंडिडेट है जो जीत कर आएगा। इन तमाम बातों पर चर्चाएं हुई। उसके बाद बारी हुई प्रचार प्रसार की, तो पूरे प्रदेश भर के अलग अलग संभागों को अलग अलग भागों में बांटा गया और अलग अलग
संभागों को अलग अलग बड़े नेताओं की जिम्मेदारी मिली। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिलने के बाद संभागों में जिला स्तर पर भी अलग अलग क्षेत्रों को बांटा गया और जिला स्तर पर भी केंद्रीय नेताओं को ही जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी उसमें भूमिका रही है, लेकिन तमाम बागडोर जो है वो केंद्रीय नेताओं के हाथ में थी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी के पास 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 2023 में खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी 15 सीटों पर सिमटी हुई थी। लेकिन कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती थी कि जो कांग्रेस पार्टी 2018 में 68 सीटों पर काबिज होती है, फिर उपचुनाव के बाद ये गिनती जो है वो 71 सीट तक पहुंच जाती है और उसके बाद नारा दिया जाता है कि 75 बार, अब की बार 75 पार। तो 75 का नारा लेकर चलने वाली पार्टी अगर एकदम से 40 से 50-55 के आसपास के आंकड़ों तक सिमट कर रह गई है तो स्वाभाविक है ये कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने योग्य बात है। और सोचना इसलिए भी चाहिए कि एकदम से जो लहर के दौरान जो स्थिति कांग्रेस की थी वो इस बार 2023 में क्यों नहीं बन पाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो 5 सालों में काम किया है उसकी चर्चा पूरे देश में है, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की हम चर्चा कर लें, चाहे किसानों के कर्ज माफी की हम बात कर लें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का विषय जो है पूरे देश में चर्चा का विषय है। छत्तीसगढ़ के किसानों को जितना पैसा धान के बोनस के रूप में या धान की कीमत के रूप में मिलता है उतना पूरे देश में किसी की प्रदेश के किसानों को नहीं मिलता। तो ये तमाम चीजें रही हैं, चर्चा का विषय रही हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आती हुई दिखाई दे रही है, अब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल रहा है, तो यही 3-4 चीजें जो है वो महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा करती हुई दिखाई देंगी, जिसमें कर्ज माफी को शामिल किया जा सकता है, जिसमें कृषिहीन भूमिहीन मजदूरों को जो सालाना जो राशि दी जा रही है वो उसको शामिल किया जा सकता है। दूसरा, किसानों को जो कर्ज माफ किया गया था, इस बार भी कर्ज माफी का वादा हुआ, उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की अगर बात करें तो जो लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और कम खर्चे में, कम लागत में, तो सरकार की तरफ से उन्हें मुफ्त में पूरी शिक्षा मुहैया कराई गई, वो भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में। तो ये तमाम चीजें रही हैं जो कांग्रेस के पक्ष में रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व रहा है उनको केंद्रीय नेतृत्व की मेहनत का असर जो है वो कहीं ना कहीं परिणामों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल आ गए हैं, वो एग्जिट पोल कितने सही हैं, एग्जिट पोल कितने सटीक हैं, ये तमाम चीजें जो है 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे के बाद से स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन से कैंडिडेट को जीत मिली है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कवर्धा एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा राउंड की मतगणना होगी। 30 राउंड में मतगणना कराई जानी है। अगर उसके बाद अगर घटते हुए क्रम में देखें तो और भी ऐसे कई जगह है जहां पर 28 से 29 राउंड में जो है मतगणना होगी। रायपुर जिले की अगर बात करें तो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है और 7 विधानसभा सीटों के कैंडिडेट जो है, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या अन्य राजनीतिक दलों के हों, सबकी किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। वो फैसले का ऐलान जो है वो कल किया जाएगा। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो दोपहर 12-1 बजे के आसपास लगभग पूरे प्रदेश भर की स्थिति शायद स्पष्ट हो जाएगी, ऐसे आसार बताए जा रहे हैं। फिलहाल निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारियां हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया है। आज अंतिम चरण में मॉक ड्रिल भी कर लिया गया है कि किस तरीके से अलग अलग राउंड की गिनती होगी, अलग अलग ईवीएम मशीन की गिनती होगी, बैलेट पेपर। आसपास कितनी हलचल काउंटिंग को लेकर, क्या कुछ तैयारियां, एक बार तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा इस पूरे परिसर की किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। इस पूरे परिसर में देख सकते हैं कि ये मेन गेट है और इस मेन गेट से ही सभी को प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। प्रवेश देने के साथ साथ अगर हम बात करें तो सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले एक पीछे की तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ पर राजधानी रायपुर जिले के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर और निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं और वो यहाँ पर एक मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मीटिंग इसलिए ले रहे हैं कि कल जो मतगणना होगी उस दौरान क्या क्या तैयारियां रखी जानी है। अब दूसरी तरफ की अगर तस्वीरों की बात करें तो ये स्ट्रांग रूम जो है, यहाँ स्ट्रांग रूम में जो है प्रवेश की प्रक्रिया जो है काफी कठिन रखी गई है। अगर कोई भी अधिकारी आएगा, कोई भी कर्मचारी आएगा तो उसको जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पास जारी किया गया है उसको दिखाकर और यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही वहां पर प्रवेश जो है उनको दिया जाएगा और बाकायदा पूरी चेकिंग की जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रतिबंधित हैं, यहाँ पर उनको अंदर ले जाना जो है उसकी मनाही है। इसके अलावा अगर इस पूरे परिसर की अगर बात करें तो पूरे परिसर में कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे की
कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और ये वो बिल्डिंग है जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है और यहीं पर अलग अलग राउंड की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होनी है। अब एक तस्वीर और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे परिसर को किस तरीके से सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में रखा गया है। चारों तरफ जो है कैमरे लगाए गए हैं और जो स्ट्रांग रूम है अलग अलग 7 विधानसभा क्षेत्रों के, उन स्ट्रांग रूम के सामने किस तरीके से कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कि अलग अलग विधानसभा यानी रायपुर दक्षिण की विधानसभा की अगर बात कर लें, धरसीवा की बात कर लें, धरसीवा के अलावा अगर अभनपुर की बात कर लें, पश्चिम विधानसभा की बात कर लें या फिर आरंग विधानसभा की बात कर लें, तो तमाम स्ट्रांग रूम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी के कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गिनती शुरू होगी उस दौरान भी इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और जितने भी स्ट्रांग रूम लगाए गए हैं वहां पर हथियारबंद जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो तैनात किए गए हैं। बाकायदा पुख्ता ये इंतजाम इसलिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और बस कल का इंतजार है जब कल 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। देखना होगा कि सियासत की चाबी किसके कब्जे में आती है। अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से मैं वापस लौटूंगी। और देखिए, हमने इलेक्शन के दौरान एक कैंपेन चलाया था जिसमें जब भी जो मतदाता हैं वो वोटिंग करने पहुंच रहे थे तो वो अपनी सेल्फी हमें भेज रहे थे और आप साइड प्रोफाइल में देख भी सकते हैं किस तरीके से हम लगातार उन तमाम मतदाताओं की फोटो चला रहे हैं। और हमारे कैंपेन का नाम था जिम्मेदार नागरिक जागरूक मतदाता। इसके तहत हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कहीं भी मौजूद हैं, मतदान देने जरूर पहुंचे और उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला है। चलिए एक बार फिर से रुख हमारे सहयोगियों का। अतुल लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी थी इस चुनाव में, तमाम बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना, 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की जीत होती है तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति के तहत ये पूरा चुनाव लड़ा और वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि चुनाव से काफी पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए थे और पूरी जो रणनीति की बागडोर थी वो अपने हाथों में ले ली थी। तय ये हुआ कि जिस तरीके से सियासी कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को लेके जनता के बीच में एंटी इंटरवेंसी है, तो उसको लेके ये कोशिश ये की जा रही थी कि इसको खत्म किया जाए। आखिर खत्म कैसे हो, उसको लेके तमाम जो रणनीतिकार है उन्होंने ये तय किया कि अगर सीएम के चेहरे को लेके जनता में थोड़ी सी भी अगर नाराजगी है तो उसको हमें दूर करना होगा और उसको दूर करने के लिए तमाम जो सियासी जो बड़े दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनको चुनावी मैदान में उतारना होगा। हुआ भी यही। देखिए, पूरे चुनाव में अगर कई बार तमाम जो बड़े नेता हैं वो मीडिया से रूबरू भी हुए, चर्चा भी करी और हर बार यही सवाल किया गया कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर सीएम का चेहरा कौन। और तमाम बड़े नेता हैं यानी कि अमित शाह से लेके जेपी नड्डा और जेपी नड्डा से लेके तमाम बड़े जो लोग हैं, बड़े जो दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी की जो है सियासी जो है पूरी रचना तय करते हैं, उनमें से किसी ने भी ये बात सामने निकाल के नहीं कही कि ये चेहरा होने जा रहे हैं। कारण यही था कि जनता के बीच में एक सस्पेंस बनाया जाए। वो सस्पेंस ही बीजेपी की एक असली रणनीति था। यही हुआ और उसी के अनुसार काम किया गया। तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें हम प्रहलाद पटेल की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, रीति पाठक, ये तमाम देखिए ये लोग इन लोग को चुनावी मैदान में उतार दिया गया और जनता के बीच में एक सस्पेंस और एक कंफ्यूजन ये भी क्रिएट किया गया कि आखिर अगर बीजेपी की सरकार आती है तो चेहरा कौन होगा, चेहरा बदल भी सकता है। इस तरीके का एक पूरा वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर तैयार हुआ और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बीजेपी को फायदा मिलेगा या इसका फायदा नहीं हुआ, ये कल का दिन तय कर पाएंगे। लेकिन सीधे तौर पे बीजेपी की यही रणनीति थी। और देखिए, इसके साथ ये भी तय किया गया था कि जिस तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं, प्रहलाद पटेल अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसके आसपास की जो विधानसभाएं आती हैं वो प्रभाव डालेंगे, उसमें वहां पे जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर के साथ साथ अलग जगह की दी जाएगी। अगर दिमनी की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर को अलग जो है अपनी विधानसभा के साथ दूसरी विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि ये पावर सेंटर, पावर पॉइंट जो एक हुआ करते थे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी से मुख्यमंत्री, उसको कहीं ना कहीं पूरे चुनाव के अंदर बांटने की कोशिश की और जनता के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की। देखिए, इस बात को अगर हम दूसरी तरीके से भी समझे और उसको अंडरलाइन करें तो सीधे तौर पे यही बात थी कि जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी अब गुटों में या खेमों में बढ़ चुकी है, तो ये एक संदेश था जनता को जोड़ने के लिए, जनता से सीधा संवाद करने के लिए कि मध्य प्रदेश के अंदर गुटबाजी नहीं बल्कि तमाम जो नेता हैं वो एक साथ
साथ हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। हालांकि देखिए ये एक समीकरण, जिस तरीके से मैं लगातार हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार जब चुनाव लड़ा गया तो वो प्रयोग किए गए और बीजेपी ने काफी प्रयोग किए। उस प्रयोग के अंदर यह भी प्रयोग था कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेताओं को जब चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो उसका संदेश जनता के बीच में अलग अलग प्रकार से देने की कोशिश की जाएगी। हुआ भी यही। देखिए अगर हम देखें तो तमाम जो बड़े नेता हैं जो दिल्ली से भी भोपाल की तरफ रुख कर रहे थे, मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे थे, उनको अलग अलग संभागों में भेजा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अगर हम बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अलग जिम्मेदारी दी गई। ग्वालियर चंबल अंचल जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि यही वो अंचल है जहां से जीत का सेहरा बांधा जाएगा, तो सीधे तौर पे ये वहां पे उनको जिम्मेदारी दी गई। प्रहलाद पटेल, तमाम इन लोगों को अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कई मध्य प्रदेश में चेहरा बीजेपी के रहे हैं, तो कम से कम 160 सभाएं उनके द्वारा करवाई गई, यानी बड़ी सभा, बड़ा आंकड़ा इस समय बीजेपी की तरफ से सभाओं का शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग संभागों के अंदर जो है सभाएं की, जेपी नड्डा ने करी। तो कोशिश यही की गई कि मध्य प्रदेश में ये एक संदेश दिया जाए कि बीजेपी हर हाल में एकजुट है, बीजेपी हर हाल में चुनाव जो लड़ रही है वो एक मत से लड़ रही है, तमाम जो नेता हैं एक मंच पे हैं, और ये कहीं न कहीं संदेश देने में बीजेपी काफी कामयाब भी रही। लेकिन इसके स्तर देखिए, अगर हम कांग्रेस को देखें, कांग्रेस की तरफ से भी यही कोशिशें लगातार की जा रही थी। कांग्रेस के लिए देखिए, अगर हम सियासी समीकरण देखें और सियासी जानकारों की अगर हम माने तो कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी जो कमजोरी थी, सबसे बड़ी जो बीमारी थी वो यही थी कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है, खेमेबाजी है, उसके वजह से कांग्रेस चुनाव हारती आई है। हालांकि देखिए इस बार यही किया गया। सबसे पहले कोशिश ये की गई कि तमाम जो बड़े नेता है, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की बात करें, अरुण यादव की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, कांतिलाल भूरिया की बात करें, वो तमाम चेहरों को एक मंच पे लाया गया। लोगों के बीच में संदेश देने की चाहे बात कोशिश बीजेपी की हो या फिर बात कांग्रेस की हो, ये चुनाव बिल्कुल अलग है और दोनों ही पार्टियों की ओर से एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। अब देखना होगा कि जो एक्सपेरिमेंट्स इन दोनों पार्टियों ने किए हैं उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस पार्टी को देखने को मिलता है, और उसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। कल के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अंकुश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अतुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और